मतलब खुद में। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखते हैं अपनी क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एक बेसिक टॉपिक से नहीं, अपनी पूरी बायोलॉजी मतलब बोटनी और जूलॉजी दोनों के मिक्स क्वेश्चन है, जो अपने एग्जाम में बार बार इन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बिटवीन ए हाइब्रिड एंड इट्स रेसेसिव पेरेंट इज नोन एज, मतलब एक संकर हाइब्रिड और उसके अप्रभावी रेसेसिव जनक के बीच संकरण को क्या कहा जाता है। देखो संकरण को क्या कहा जाता है, संकरण मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक संकर और उसके अप्रभावी जनक के बीच संकरण। अब भाई कि एक संकर हाइब्रिड में क्या है, हाइब्रिड में कौन सा बना था, क्योंकि मेंडल ने प्रयोग करे थे मटर के पौधे पर, इन्होंने F1 जो अपने एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण जो नियम दिए थे उनके अकॉर्डिंग देखे तो एक संकर मतलब एक तो जैसे हो गया अपना हाइब्रिड स्पीसीज हो गई, कोई पेरेंट हो गया। दूसरा है कि अप्रभावी, कौन हो गया, रेसेसिव हो गया। तो इनके बीच जो क्रॉस या संकरण करवाया जाता है तो क्या होता है, देखो इसके साथ कर लेगा, ये यहाँ करेगा, इसको फिर इसको, तो क्या बन रहा है, देखो पहला संकरण बन गया, पहला संकर बनेगा, दूसरा फिर, तो इसमें क्या आएगा, देखो पहले इसमें आएंगे 50-50%, दोनों का रेशियो रहेगा 50-50%। तो इसका मतलब हो जाता है ये किस में होता है, देखो ये हमेशा होता है टेस्ट क्रॉस में। तो इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थी संकरण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में प्राथमिक CO2 ग्राही एक्सेप्टर कौन होता है, कौन से में, C4 में। इन C4 प्लांट्स द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज। तो पहले तो ये देखो कि C4 प्लांट कौन से होते हैं, हमने देखेंगे C4 और C3 प्लांट। अब ये नहीं पता कि C3 और C4 प्लांट है, तुम लोग कैसे बता सकते हैं इन चीजों को। तो देखो C4 प्लांट कौन से होते हैं, जिनमें पहले तो कार्बन कितने 4, इनमें कार्बन बराबर, ये इनके स्पेसिफिक इनके नेम हो गए, तो इनके अकॉर्डिंग इनको C3 और C4 कहा जाता है। दूसरा ये C4 प्लांट्स होते हैं, ये कहाँ होते हैं, ये शुष्क जो जमीन होती है या जो मतलब पानी की कमी होती है, शुष्क जो जमीन होती है वहां पर जो पैदा होते हैं वो कौन से होते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं। और जो C3 प्लांट्स कौन से होते हैं, जो शुष्क मतलब नमी या ठंड वाली जगह पर जो मिलते हैं वो प्लांट कौन से होते हैं, C3। तो अब C3 में तो होता है रूबी RUBP एक्सेप्टर, कौन सा, CO2 एक्सेप्टर, ठीक है। और C4 में पूछा तो C3 में तो कौन से होते हैं, RUBP, और C4 में हो जाएगा PEP फोस्फोइनोल पाइरुवेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अपना बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वे एंजाइम है जो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम विच, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिए देखो, जॉइंट डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए खंडों को जोड़ते हैं। दूसरा है क्लीवेज डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। और फिर सिंथेसाइज डीएनए, डीएनए का संश्लेषण करते हैं। चौथा है डिग्रेड आरएनए या आरएनए का क्षरण करते हैं। तो करता क्या भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो होता है, तो कुछ जोड़ने का काम तो किसका होता है, लाइगेज एंजाइम का होता है, ठीक है। तो लाइगेज एंजाइम का होता है, तो तोड़ने का कार्य किसका होता है अपने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। इसी के अकॉर्डिंग ये कितने टाइप के होते हैं, दो, एक्जो और एंडो। जो डीएनए खंडों को क्या करते हैं, किनारों से काटता है वो तो होता है एक्जो, और मिड से काटता है वो होता है एंडो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्लियर क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, डीएनए को एक विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का डिजीज इज ए फेमस फंगल डिजीज रिलेटेड टू विच क्रॉप, टिक्का रोग एक प्रसिद्ध कवक जनित रोग है, ये किस फसल से संबंधित है। देखो टिक्का रोग का मतलब होता है जैसे कोई प्लांट है, उसकी क्या है, लीव्स है, तो इन लीव्स पर जो ऐसे स्पोर्ट से बन जाते हैं,
ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, जो उसमें क्या करते हैं, जो बीज वगैरह बनते हैं उन सबको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इनकी ग्रोथ को, या फिर जो भी सीड्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है उन सबको इफेक्ट करते हैं। वो डिजीज होती है टिक्का डिजीज। और ये अपने इस सीजन में बोई जाने वाली ग्राउंड नट या जो मूंगफली होती है उसकी पत्तियों पर देखी जा सकती है। तो ये किसका है और किससे होता है, फंगस होता है। तो कौन ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ग्राउंड नट या मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, देखो ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड बनते हैं, स्तूप बनते हैं ऐसे उनके लेवल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पूछा किसका, एनर्जी का पूछा। तो एनर्जी का क्या होता है भाई, एनर्जी का हम लोग इकोसिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी वाले में एक ऊर्जा दशांश का नियम पढ़ते हैं हम लोग, कि जैसे ही वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है तो 10% ऊर्जा ही, एनर्जी ही अगले लेवल में पहुंच पाती है। 90% जो एनर्जी होती है वो क्या होती है भाई, लेस हो जाती है किसी रेस्पिरेटरी में, कुछ भी है मतलब, और 90% क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। और 10% जो एनर्जी होती है वो ही अगले लेवल में पहुंच पाती है। तो हमेशा सबसे पहला जो होता है उसमें एनर्जी सब कुछ ज़्यादा मिलेगी, फिर उसमें जाएगी तो वापस 10% जाएगी, 90% क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे एनर्जी का लेवल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और ये सभी में है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड। तो हमेशा ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा क्या बनता है भाई, अपराइट या सीधा बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था के दौरान क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है। क्रॉसिंग ओवर अक्योर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस। कि इनमें से 4 स्टेज दे दी किसकी, मियोसिस की। अब इनमें से ये देखना है कि जो क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या था, क्रॉसिंग जैसे ये क्रोमोसोम्स है, इनमें जो क्या होता है कि इनके जो सब्सटेंस है वो एक्सचेंज होते हैं। जैसे ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा, तो इनमें एक्सचेंज होंगे। तो ये वाला जैसे पोर्शन इसमें कनेक्ट हो गया, इसका ये वाला पोर्शन इसमें कनेक्ट हो गया, तो ये प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर। तो ये कौन से में होती है, देखो लेप्टोटीन में तो क्या होता है, लेप्टोटीन में तो ओनली धागीनुमा संरचनाएं, केंद्रक में क्या होता है कि धागीनुमा संरचनाएं दिखाई ही देती है। तो वो फेज कौन सी होती है, लेप्टोटीन होती है। तो ये भी नहीं होगी। फिर होती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और पेयर के रूप में अरेंज होते हैं, उसमें अरेंज होना स्टार्ट होते हैं। वो कौन सी हो जाएगी, जाइगोटीन। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर है ये भी नहीं है, ठीक है। फिर होती है पेकाइटिन। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेकाइटिन, क्योंकि पेकाइटिन में ही क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। और फिर डिप्लोटीन में क्या होता है कि डिप्लोटीन में क्या हो जाता है, इनमें कियाज्मा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, कौन सा हो जाएगा अपना, हो जाएगा सी आंसर पेकाइटिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन किसकी एक विशिष्ट विशेषता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो एल्गी, एल्गी में नहीं होता, फंजाई नहीं है। अब इन दोनों में देखें तो इनमें से कौन सा हो सकता है, देखो ये तो जिम्नोस्पर्म कौन से हैं और एंजियोस्पर्म कौन से हैं। ये तो जो बिना फ्लोवर्स वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, अनावर्त बीजी। तो इनमें कभी भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी जो प्लांट्स होते हैं उनमें हमेशा क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें वो जो दो शुक्राणु आते हैं उनमें क्या होते हैं, कुछ ऐड होना शुरू हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ऑन इमरजेंसी हार्मोन। निम्नलिखित में से किस एक आपातकालीन हार्मोन माना जाता है। आपातकालीन भाई, इंसुलिन तो क्या है, पेनक्रियास से तो सीक्रेट होता है, क्या काम करता है, वही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। तो पेनक्रियाटिक हार्मोन का तो ये फंक्शन होता है, तो ये तो नहीं होगा। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास होता है, जो क्या करता है, गलगन रोग, कमी से गलगन रोग वगैरह हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। कैल्सिटोनिन ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा, एड्रीनलिन हार्मोन, क्योंकि इसको आपातकालीन, क्योंकि ये जो भी इमरजेंसी होती है उसमें भागने या लड़ने, करो या मरो, तो इसको क्या बोलते हैं, एड्रीनलिन हार्मोन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी। टोबैको मोजेक वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है भाई। टोबैको मोजेक वायरस क्या होता है, जो सोलेनेसी जो कुल के जो प्लांट्स होते हैं उनको इफेक्ट करता है, वायरस इनमें रोग फैलाने का कार्य करता है, वो कौन सा होता है अपना, टोबैको मोजेक वायरस होता है, ठीक है। क्या कैसा होता है कि हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है आरएनए, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इसमें है क्या,
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये भी नहीं है, डबल तो है ही नहीं, आरएनए डबल नहीं है। फिर वायरस एक प्रकार का, तो वायरस क्या, इसमें आरएनए पाया जाता है, कौन सा, सिंगल स्ट्रैंडेड, तो डबल स्ट्रैंड ये भी नहीं है, तो यहाँ पर होगा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ये होता है हमेशा इसके चारों ओर कैप्सिड से ये कवरित होता है भाई, देखें तो ऐसे कैप्सिड का एक चारों ओर इसके आवरण पाया जाता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक रज्जुकी आरएनए। अगला क्वेश्चन है, एनालोगस ऑर्गन एराइज ड्यू टू, समरूप अंग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? अरे भाई समरूप अंग होता है क्या है, समरूप अंग वे होते हैं जिनकी क्या है, बनावट तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है, काम क्या है, उनके कार्य इनके सेम हो रहे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्वर्जेंट, जो क्या होते हैं हमेशा अभिसारी होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लाइकोलाइसिस क्या है, रेस्पिरेशन में क्या है, ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज के जो 6 कार्बन है उनको तोड़कर क्या बनाया जाता है, 3 कार्बन वाला पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है, तो एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का वानस्पतिक नाम, जिया मेज किसका है, मक्का, तो ये तो नहीं है, कोराइजा सेटाइवा चावल, ये भी नहीं है, ओडियम वेल्ग्यू ये होता है अपने जौ का, तो ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम एसिटिवम, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ट्रिटिकम एसिटिवम, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन मुख्य रूप से शीर्षक प्रभावित एपिकल डोमिनेंसी के लिए उत्तरदायी है, विच प्लांट हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंसी? देखो एपिकल डोमिनेंसी क्या है, इसकी ग्रोथ वगैरह बढ़ती है, ठीक है, तो देखो पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। तो देखो सबसे पहले देखिए तो इथाइलिन क्या होता है कि फलों को पकाने का काम करता है, तो इथाइलिन तो नहीं होगा। साइटोकाइनिन क्या होता है, इसको जीर्णता से बचाता है, मतलब पत्तियों को जो पीली हो जाती है, गिरना स्टार्ट हो जाती है, तो उनको जीर्णता बुढ़ापे से बचाने का काम किसका होता है, साइटोकाइनिन का। जिब्रेलिन क्या होता है, ये जो बीज वगैरह या फूल वगैरह उनको अंकुरित करने का काम किसका होता है, या उनको फैलाने का काम किसका होता है, जिब्रेलिन हार्मोन का। और यहाँ पर बचा क्या, ऑक्सिन हार्मोन, जो क्या करता है इनकी ग्रोथ के लिए या एपिकल डोमिनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? कि द मेन एरिया ऑफ वायरस वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल इज, कि जो सेल है, एक सेल है जैसे, अब इसमें जो एक्टिविटी होती है वो कौन से रीजन में हो रही है, ये तो है नहीं कि अकेले इसमें ही हो जाएंगे, न्यूक्लियस में हो जाएंगे, क्योंकि इसका सेंटर पार्ट तो क्या न्यूक्लियस है, कंट्रोलर भी न्यूक्लियस है, पर ये नहीं है कि न्यूक्लियस में करें, न्यूक्लियस ओनली कंट्रोल करने का, तो इसके चारों ओर जो एक सेल में जो लिक्विड पाया जाता है इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सारे सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटी शो करते हैं, तो कहाँ हुई सारी एक्टिविटी, साइटोप्लाज्म में। देखो न्यूक्लियस नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, और साइटोप्लाज्म, तो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेंज शारीरिकी या क्रेंज एनाटोमी आमतौर पर किससे संबंधित होती है? क्रेंज एनाटोमी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, देखो क्रेंज एनाटोमी क्या होती है भाई, क्रेंज एनाटोमी का मतलब होता है जब किसी प्लांट के वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होते हैं, बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होती हैं, ये सेल क्या करती हैं कि ये करते क्या है कि ऐसे पेड़ पौधों में पाई जाती है, ऐसे प्लांट्स में प्रेजेंट होती है जो क्या होती है शुष्क जगहों पर पाए जाते हैं, जिनको पानी वगैरह कम मिलता है, ये जो हार्ड होते हैं उनको पानी वगैरह कम मिलता है, तो उनके लिए होती है, जिससे क्या होता है पानी का लॉस वगैरह क्या होता है कम होता है, तो और ऐसे होते कौन से, शुष्क क्षेत्र पर शुष्क क्षेत्र पर पाए जाने वाले कौन से होते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, C3 तो वैसे ही नम स्थानों पर जाता है, उसका करेक्ट आंसर, हमने कुछ देर पहले C3 और C4 प्लांट्स में डिफरेंस देखा था, उनमें से देखा था कि C4 जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि शुष्क जगहों पर होते हैं, ठीक है, उनमें पानी वगैरह की लेस को कम करने के लिए कौन सी होती है, बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, वेस्कुलर बंडल के चारों ओर, वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C4 प्लांट्स। अगला क्वेश्चन है, कोशिका को कोशिका का किस कोशिका को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? देखो विच सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो न्यूक्लियस तो क्या कंट्रोलर होता है सेल का, ठीक है, माइट, फिर है राइबोसोम, ये होता है प्रोटीन फैक्ट्री,
ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है? आत्मघाती थैली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कोशिका या कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एनर्जी का फॉर्मेशन, एनर्जी फॉर्मेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है और उनका फादर कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया है चार्ल्स डार्विन, नहीं ये इवोल्यूशन में आते हैं, ग्रीगर, जोहन मेंडल, टीएच मॉर्गन और रॉबर्ट हुक। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि जो आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। अब आनुवंशिकता क्या है? जिसमें जो लक्षण आते हैं या वेरिएशन वगैरह का अध्ययन किया जाता है, तो वो कौन सी होती है? आनुवंशिकी होती है, सॉरी जेनेटिक्स होती है। अब जेनेटिक्स में ये तो इवोल्यूशन में, तो यहाँ पर हमेशा ग्रीगर जोहन मेंडल जो है, उन्होंने पी वगैरह पर, पी का जो प्लांट है, मटर का जो पादप, उस पर रिसर्च किया था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसका? डीएनए का। द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय। जब डीएनए थ्योरी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि डीएनए का एक ऐसा मॉडल बनाया हुआ। ठीक है, इस पे थ्योरी दी थी, एक 5 प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। ठीक है, तो ये जो डबल हेलिक्स मोल था, इस पर दिया था क्रिक और वॉटसन ने क्या किया था? इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वॉटसन एंड क्रिक। अगला क्वेश्चन है, ये कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री का है। हमने अभी भी देखा था क्वेश्चन में शक्तिग्रह वाले में कि जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसमें होता है? कोशिका में राइबोसोम में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्तर। पादप कोशिका, अरे प्लांट सेल, और किसका बचा? फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या होता है? रेस्पिरेशन का होता है। तो और एक प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें स्पेसिफिक पाया भी किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो कहाँ है ऑप्शन में? क्लोरोप्लास्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री हो गया, सेंट्रियोसोम नहीं होगा, मिसोसोम, तो यहाँ पर होगा लाइसोसोम। क्यों? लाइसोसोम को कई बार क्या होता है, अपघटन, इसमें क्या पाए जाते हैं? अपघटन करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कई बार उनको भोजन नहीं मिलने पर क्या करते हैं? अपनी ही सेल को चबाना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी ही सेल को खाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको खाकर नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसको आत्मघाती या सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अरे भाई, सबसे लंबी कोशिका, मसल्स तो है नहीं, बोन सेल भी नहीं है, ब्लड सेल भी नहीं। ठीक है, तो इनमें से होगा करेक्ट आंसर होगा अपन नर्वस सेल, क्योंकि नर्वस सेल या न्यूरॉन जो होती है अपनी पूरी बॉडी में क्या होती है? फैली हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? सबको देने वाला। सर्वग्राही तो कौन सा हो गया? ए बी है, सबसे ले लेता है। ठीक है, ये है, किसको नहीं दे पाता? ओ नेगेटिव को। ये है, ये भी नहीं दे पाता। तो सर्वदाता कौन सा हो जाएगा? ओ नेगेटिव। ये सबको दे सकता है पर ओनली लेता किसका है? ओनली ओ नेगेटिव का ही लेता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फिर है, और कई बार देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछता है कि यहाँ पर क्या पूछा? सर्वदाता, यहाँ पर पूछ लिया कि सर्वग्राही। तो सर्वग्राही में कौन सा हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। फिर कौन सा, यहाँ सॉरी आ ही गया, देखो सर्वग्राही। तो सर्वग्राही हमने क्या देखा है? दाता तो कौन सा था, और ग्राही कौन सा हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला। विटामिन ए की कमी से, देखो विटामिन ए बी सी और डी। ठीक है, ए की कमी से क्या होता है? आंखों का रोग होता है, जिसको बोलते हैं रतौंधी, जो हम लोग बोलते हैं गाजर वगैरह खाने से ठीक होता है। बी से हमेशा होता है बेरी बेरी। सी से होता है स्कर्वी, मसूड़ों में खून वगैरह आना। फिर डी में होता है रिकेटस, जो धूप की कमी से अपने हड्डियों का रोग होता है। तो यहाँ पर ए से कौन सा हो जाएगा? रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग, अभी देखा स्कर्वी रोग किसकी कमी से हो रहा है? कि ए से रतौंधी हो रहा है, तो इससे तो कौन सा हो गया?
नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, विटामिन बी से बेरी बेरी हो जाएगा, विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। रिकेटस किस रिकेटस रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है भाई? रिकेटस हमने देखा एक ही कमी से, तो कौन सा था? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, स्कर्वी और जिससे हो जाएगा अपना रिकेटस जो अपने हड्डियों को गलाने का होता है। तो ये हमें किससे प्राप्त होती है? सनलाइट से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि विच विटामिन इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग? रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होती है? तो हमेशा रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के होती है, जिसमें बहुत सारे विटामिनों का सामंजस्य होता है जो ब्लड को क्लोट या जमाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? देखो रक्तचाप का मतलब क्या है? क्या तो सिस्टोल, एक तो होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। ये तो होता है जब हृदय पंप करता है, ठीक है, ये टाइम तो वो होता है। और डायस्टोल होता है जब वो पंप करके थोड़ा सा साइलेंट होता है या अपनी विश्राम अवस्था में होता है, वो होता है सिस्टोल। तो इसमें विश्राम अवस्था का और जो पंप करने का जो टाइम की जो कैपेसिटी है, जो इनकी मात्रा होती है, काउंटिंग जो होती है, उनको बोलते हैं रक्तचाप। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऊपर वाला या फिर सिस्टोलिक माप तो होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये तो मिश्रित होती है, ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि अपनी हो जाएगी लीवर, ये होती है मास्टर ग्रंथि, ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी लीवर, सी ऑप्शन। अगला है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? जो अपने हेड पार्ट में पाई जाती है, क्योंकि बोलते हैं कि हमारी बॉडी का कंट्रोल कहाँ से होता है? अपने ब्रेन या अपने जो हेड पार्ट से होता है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी भाई? पीनियल होती है, सबसे छोटी होती है, एड्रिनल करोयामोरो वाली होती है, थायरोक्सिन हार्मोन वाली होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जो होती है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और मास्टर किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा आता है कि इनमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि कौन सी ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है। तो मास्टर पूछा जाए तो वो तो हाइपोथैलेमस आ जाएगी, और मास्टर ग्रंथि अकेली पूछते हैं तो हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन हमने देखा था कि इंसुलिन और ग्लूकेगोन, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकेगोन। जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है उसको किसमें करते हैं? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, और ग्लाइकोजन को वापस जब अपनी बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो वापस उसको किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में करता है। तो ये दोनों हार्मोन किसमें प्रेजेंट होते हैं? ये हमेशा पैनक्रियाज जो ग्रंथि होती है ना, इससे स्रावित होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पैनक्रियाज। अगला क्वेश्चन है पित्तरस किसके द्वारा स्रावित होता है? बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, ठीक है। अब देखो गाल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन, तो इनमें तो नहीं होता इंटेस्टाइन वगैरह में, तो क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल में, तो पेनक्रियाज ये भी नहीं होता। ये क्या होता है? स्टोमिक के नीचे वाला पोर्शन होता है। अब लीवर और गाल ब्लैडर ये दोनों इन दोनों से रिलेटेड है। देखो हमेशा याद रखना है कि जो लीवर होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जैसे ये लीवर है, तो लीवर के अंदर गाल ब्लैडर क्या होता है? पाया जाता है। अब यहाँ पर किसके द्वारा स्रावित, किसके द्वारा हो रहा है? स्रावित तो किसके द्वारा हो जाएगा? गाल ब्लैडर के द्वारा। फॉर्मेशन किसमें होता है? लीवर में होता है। तो यहाँ पर पूछा किसके द्वारा स्रावित होता है? गाल ब्लैडर के द्वारा। और स्रावित किसके होता है? गाल ब्लैडर के द्वारा। और फॉर्मेशन कौन करता है? यकृत। अगला पित्तरस कहाँ संचित होता है? कहाँ होता है अभी? ठीक है, अगला ऑप्शन है फिर वापस वही दोनों बनता है किसमें है? लीवर में है, और स्टोर कौन करके रखता है? गाल ब्लैडर। फिर है लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट तीनों पढ़ते हैं ब्लड कंपोनेंट्स में। तो इसमें आरबीसी का वही टाइम पीरियड होता है 120 दिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर है देखो द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स इज श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है?
आरबीसी तो ब्लड फॉर्मेशन आ रही है, एचबी O2 वगैरह का क्या करती है कि प्रिवेंट करती है पूरी बॉडी में। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का पूछा अपन को, व्हाइट ब्लड सेल का। तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, देखो डब्ल्यूबीसी हमेशा अपनी जो रोग रोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर है, उसको बनाए रखती है, उनको बढ़ाने का कार्य करती है, बाहर से आने वाले रोगों से लड़ने का कार्य करती है। तो इसमें ऑप्शन देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो कौन करती है, आरबीसी करती है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। फिर हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ये भी नहीं होगा, ये फाइब्रिनोजन वगैरह करती है। फिर प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है। मैंने अभी बताया कि जो अपनी बॉडी का इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको बढ़ाने का कार्य किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है, और 4 बैक्टीरिया दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से, एजोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम। ये तो ओनली पाया तो जाता है जड़ों में, पर क्या करता है, ओनली जो हेल्प करता है किसमें, फलीदार पौधों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किसके बीच एक सहजीवी संबंध है, माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, माइकोराइजा किसके बीच एक सहजीवन संबंध रखता है, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या करता है, जो फंजाई होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो सहजीवी संबंध किसके साथ बनाता है, वो कवक और ऊंचे पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में। तो देखो, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ऑप्शन सी, सॉरी सी। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन किसके बीच एक सहजीवी संबंध रखता है, लाइकेन हमने पढ़ा है कि लाइकेन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, लाइकेन हमेशा एल्गी, शैवाल और कवक, शैवाल प्लस कवक के हमेशा बीच की कनेक्टिव लिंक होता है, या जो सहजीवन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन फिक्सेशन एसोसिएशन प्रदर्शित करता है या शो करता है, तो वो होता है एल्गी एंड फंजाई। अगला क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को क्या जाता है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई, माइकोलॉजी तो क्या है, साइटोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, ये तो उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। साइटोलॉजी क्या है, सेल के अध्ययन को कहा जाता है, ये शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी, सी ऑप्शन। ये तो क्या है, शैवाल। एल्गी के स्टडी को कहा जाता है, ये कहा जाता है सेल स्टडी को, ये कहा जाता है स्टडी ऑफ टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। फिर माइकोलॉजी ही क्या है, कवकों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई, हमने पढ़ लिया माइकोलॉजी तो किसका है, कवकों का है। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट्स का की स्टडी है, तो है कौन, फाइकोलॉजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। इसको कहा जाता है शैवाल, स्टडी ऑफ एल्गी, जिसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तकों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है, उत्तक हमने अभी देखा था। साइटोलॉजी तो क्या हो जाएगा, किसकी स्टडी, सेल की स्टडी। एनाटोमी क्या है, शारीरिक की, ठीक है। मोर्फोलॉजी क्या है, आकारी की। बचा क्या, हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी को क्या कहा जाता है भाई, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी का जनक किसको कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी पढ़ा था कि हमने जेनेटिक्स का पढ़ा था, तो वो तो कौन सा था, ग्रिगोर मेंडल था। और जो टेक्सोनॉमी जो होती है उनसे क्या किया था इन्होंने, कि जो एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं उनको डिवाइड करके अलग अलग स्पीसीज फाइलों वगैरह में डिवाइड कर दिया था। तो इनके फादर हमेशा कौन से, इस पे एक्सपेरिमेंट जो भी किए थे वो सारे किए थे कार्ल ये लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। तो यहाँ पे कैरोलस लीनियस दिया गया, देखो एरिस्टोटल तो नहीं है, बायोलॉजी का जनक है। थियोफ्रैक्टस बायोलॉजी मतलब बोटनी के फादर है। चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन में आते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, द्विपत्ति नामकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, द्विनामपत्ति कि एक को स्पीसीज बोलते हैं, और द्विनामपत्ति में क्या था, एक जीनस था और एक था स्पीसीज।
कि किसी भी जीव के जो नाम दिए जा रहे थे उनको साइंटिफिक नाम दिए थे, जिनमें से एक वर्ड तो जिसका लिया जाता है स्पीसीज, जैसे ट्रिटिकम तो एक जीनस हो गया, और एसिटियम स्पीसीज हो गया। तो ऐसे क्या किए थे, दो नाम दिए थे किसी भी एक प्लांट्स या एनिमल्स के, जिसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति, और इसकी खोज करी थी कैरोलस लिनियस ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पंच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पंच जगत मतलब पांच दिए थे, एनिमेलिया, प्लांटी, जो भी, वो कौन था, वही टेकर। इन्होंने तो दो ही दिए थे। तो पंच जगत या 5 किंगडम थ्योरी जो क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन था, वही टेकर। अगला क्वेश्चन है, वायरस की खोज किसने की थी। वायरस मतलब रोग फैलाने वाले जो एंटीजेंस होते हैं वो, तो उसकी खोज करी थी सबसे पहले इवन मोस्के ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी। जीवाणुओं की खोज, बैक्टीरिया की खोज, कि बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड भाई, तो बैक्टीरिया किसने करी थी भाई, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुइस ने सबसे पहले बैक्टीरिया को बताया था। खोजी गई पहली एंटीबायोटिक्स, रोगों से लड़ने के लिए तुम लोग टैबलेट वगैरह लेते हो, सबसे पहली कौन सी थी, सबसे पहली थी भाई पेनिसिलिन, जो किससे बनती है, एक कवक है, कौन सा, पेनिसिलिन नोटेटम कवक होता है, जिसके द्वारा क्या बनाई थी, पेनिसिलिन बनाई थी। बनाई किसने थी, कौन सा है, पेनिसिलिन नोटेटम 1928 में। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, इस कवक से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई थी, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है। अभी देखा हमने कि किससे, एक कवक था, कौन सा, पेनिसिलियम नोटेटम, जिसके द्वारा 1928 में 1928 को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, एक एंटीबायोटिक बनाई थी। तो इसमें ये ऑप्शन देखो, जीवाणु नहीं है, एल्गी भी नहीं है, वायरस भी नहीं, क्योंकि वायरस तो एक खुद है, जो सॉरी वायरस भी नहीं है, वायरस तो एक एंटीजन है। तो यहाँ पर किसके द्वारा बनाई गई थी, एक कवक के द्वारा बनाई गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य कवक या खाने योग्य कविता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस। तो म्यूकर रोग फैलाता है वैसा भी, तो खाने वाला नहीं होता। ठीक है, एगेरिस ये भी नहीं है, सॉरी दूसरा ऑप्शन जुट गया। पेनिसिलिन ये होता है एक एंटी, किस में आ जाता है, एंटीबायोटिक्स में आ जाता है, तो ये तो वैसे नहीं है। फिर राइजोपस ये भी रोग फैलाने वालों में। तो क्या होगा, अगेरिस या मशरूम होता है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो उसको खाने के लिए यूज में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलो आज की क्लास अपनी यही कंप्लीट होती है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमने देखा है कि क्वेश्चन हर जगह से पूछा है, तो हमेशा कंफर्म होता है कि एक जैसे यहाँ पर हमने खाने वाले कवकों के बारे में पूछा है, वैसे ही अपने बोटनी में से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 15 अपनी जूलॉजी से पूछे जाते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन देखे हैं उन टॉपिकों से, जो उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन अब यहाँ पर पूछ सकता है, ये रोग फैलाने वाला पूछ सकता है, खाने वाले दे सकता है, उसमें से पूछ सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन्हीं के बेस पे ये जो क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चन करे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है, कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।